भरे मन से रिसीवर रखकर मैं सोफे पर ही निढाल सी लेट गई। माँ का फ़ोन था। आजकल माँ से बात कर मेरा सिर भारी होने लगता है। मन करता है फ़ोन ही ना उठाऊं। माँ का ही क्यों, विनय भैया, सुधा दी, किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। मन ही मन कलपति घूमती रहती हूँ इधर से उधर। निखिल मेरे मन की परेशानी समझते हैं। हमारे दोनों बच्चे यशस्वी और सिद्धि बड़े हो रहे हैं। वे दोनों भी मुझे बहलाने की कोशिश तो करते हैं, पर मेरे मन की यह उदासी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार सोचती हूँ, अगर मैं भी माँ दी और भैया की तरह मुंह फट रूखे स्वभाव वाली कुछ पत्थर दिल इंसान होती तो शायद मैं इन बातों पर दुखी ना रहती। जो बातें साल भर से मुझे उदास कर रही है। काश पापा होते। मैं 13 साल की थी जब वे नहीं रहे। वे अध्यापक थे, माँ भी अध्यापिका थी। कुछ दिन पहले रिटायर हुई है। दीदी मेरठ में अपने बेटे बहू के साथ खुश और व्यस्त है। माँ, विनय भैया और नीता भाभी, उनके दोनों बेटे सहारनपुर में जिस घर में रहते हैं, मेरा जन्म वहीं हुआ था। मैं यहाँ मुंबई में अपने परिवार में हंसी खुशी जी ही रही थी, पर मेरी दिन रात की परेशानी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले माँ का फ़ोन आया। कह रही थी, अब बहुत हो गया, विनय और नीता का इलाज मैं करके रहूँगी। नीता को क्या लगता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करके इस घर की मालकिन बन जाएगी। यह मकान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा उसे, मैंने कहा था। पर इतना गुस्सा होने की क्या बात है माँ। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में चलते ही रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनका ऐसा इलाज करूँगी कि याद रखेंगे। पति पत्नी, मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की थी। पति पत्नी, वे माँ आपके बेटे बहू हैं। पर माँ को मेरी कोई बात समझ ही कहाँ आई। कभी उनकी नज़र में मैं हमेशा से इमोशनल फूल हूँ, पापा की तरह हो सकता है। माँ सच कहती है, मुझे उनका यह कहना कभी बुरा नहीं लगा। उल्टा मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं अपने स्वर्गीय पापा की तरह भावुक, शांत और अपने काम से काम रखने वाली इंसान हूँ। माँ के फ़ोन के बाद भैया का फ़ोन आया था। जया, माँ को पता नहीं कितना घमंड है इस मकान का, उनके तानों से दुखी हो गया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, उनकी एक बात कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। आखिर माँ है हमारी। क्या माँ ऐसी होती है जया? हर समय गुस्सा, कलह और ताने सुनाने के मूड में रहती है। माँ बेटे का झगड़ा दीदी के पास भी पहुँचा तो उन्होंने भी दोनों को काफ़ी समझाया था। और आखिर में आपसी झगड़े और तू मैं से घर के आंगन के बीच में दीवार खड़ी हो गई, जो उस घर में नहीं, मेरे दिल पर एक बोझ की तरह बनी। डोरबेल बजी तो मैं वर्तमान में लौटी। निखिल ऑफिस से आ गए थे। आते ही उतरा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? फिर कोई फ़ोन आ गया मायके से? मुझे हंसी आ गई। बहुत अच्छे, कैसे पता चला? अरे, मेरी पत्नी को मायके की पंचायत के अलावा और गम ही क्या है। सच जया, किसी घर में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी। बड़ा अजीब लगता है। मैं सिर हिलाते हुए उनके लिए चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। निखिल ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्हें तो अजीब लगता ही होगा। मेरे ससुराल में तो जब तक सास ससुर जीवित रहे, शांति और प्यार ही रहा। सबके बीच अब भी देवर और ननदों से हमारे संबंध मधुर है। मायके से ज़्यादा अपनापन, प्यार और शांति मुझे ससुराल में मिली है। कोई सुनेगा तो उसे यकीन नहीं होगा, पर सच यही है। निखिल फ्रेश होकर किचन में ही आ गए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या बात हुई माँ से? बस वही जिद कि घर के हिस्से कर दूंगी तो पता चलेगा विनय को। क्या चौंके निखिल, अब तो दीवार है ना बीच में। अब क्या हिस्से की बात माँ कह रही थी कि दीवार खड़ी होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। अब वे अपना हिस्सा बेचकर कहीं और रहने चली जाएंगी। ओह नो, यह क्या क्या होता रहता है। वहाँ इतने में मेरा मोबाइल बज उठा। सुधा दीदी का फ़ोन था। निखिल की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। दीदी कह रही थी, जया, माँ का फ़ोन आया था। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया है, मकान बिकेगा तो एक हिस्सा मेरा भी होगा। मैं बुरी तरह हैरान हुई। क्या दीदी, ऐसा कहा आपने? तो क्यों ना कहूँ, कानून है, यह तेरा भी है। चौथा हिस्सा छोड़ना मत, यह हक है हमारा। दीदी ने कहा। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं हूँ हाँ करती रह गई। निखिल को बताया तो वे मुस्कुरा दिए।
कई बार सोचकर हंसी आती है। कहाँ तुम, कहाँ तुम्हारे मायके वाले, इतनी अलग कैसे हो तुम उन सब से। मैं कुछ नहीं बोली। निखिल अक्सर यह कहते हैं। बच्चे भी आ गए तो मैं व्यस्त हो गई। उनकी बातें, घर के काम, फिर चारों ने डिनर किया। फिर हम दोनों रोज़ की तरह थोड़ा घूम टहल कर आए। सोने की तैयारी करने लगे तो विनय भैया का फ़ोन आ गया। मैंने सिर पकड़ लिया। इस समय वहाँ किसी से बात करने का मेरा मन नहीं था। मेरा यह समय निखिल के लिए था। फ़ोन उठाते ही भैया झुंझलाहट शुरू हो गई। जया, दीदी का फ़ोन आया था, कह रही थी मकान में उनका भी हिस्सा है। बता जया, क्या कमी है उन्हें। दीदी कितनी लालची है। माँ को समझाने की जगह उन्होंने अपने हिस्से की बात शुरू कर दी है। तू क्या कहती है। भैया, मैं क्या कहूँ। आप सब मुझसे बड़े हैं। मैं ये सब सोचना ही नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ वहाँ प्यार और शांति हो। भैया ने रूखे स्वर में कहा। शांति और यहाँ हम लोगों में से किसी के मरने के बाद ही होगी यह शांति। मेरी आंखें भर आई। भरे गले से यही निकला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। क्या शांति से रहना इतना मुश्किल काम है। दुनिया में बस तू मुझे यह बता, तुझे भी चाहिए अपना हिस्सा। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का। हाँ भैया, ठीक है। अब देखता हूँ माँ चौथे हिस्से का क्या करेगी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मेरे फ़ोन रखते ही जैसे ही निखिल ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं सिसक पड़ी। मैं नहीं चाहती मेरे मायके की कड़वाहट का असर मेरी गृहस्थी पर हो, पर ना चाहते हुए भी जाने अनजाने मेरे खराब मूड से घर में एक उदासी पसर ही जाती है। और अब तो रात में आने वाले ये फ़ोन हमारे बेडरूम में अजीब सा सन्नाटा फैलाने लगे हैं। वह तो निखिल बहुत अच्छे इंसान हैं, पत्नी की मनोदशा समझते हैं, हंसी मजाक कर मूड हल्का कर ही देते हैं। अब यही सिलसिला शुरू हो गया था। माँ फ़ोन पर कहती, तुझे मेरा साथ देना है, विनय से मत कहना, तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, इससे मेरा केस कमज़ोर होगा। मैं चौंकी। केस? हाँ, वकील से बात कर रही हूँ आजकल। माँ ने कहा। क्या माँ, किन चक्करों में पड़ रही है। आराम से रहो ना, यह आपकी उम्र है कोर्ट कचहरी करने की। तू मुझे उपदेश देने की कोशिश मत कर। विनय और नीता की अकड़ निकालनी है मुझे। दीदी फ़ोन करती। माँ बेटे बहुत चालाक है। हम हिस्सा नहीं लेंगे तो मज़े से दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या हुआ, बांटने दो, हमें क्या करना है। मैं परेशान होकर कहती, ऐसे कैसे बांट लेंगे, हमारा भी हिस्सा है मकान में, और तुम्हें ज़्यादा दानी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरा साथ देना है। भैया फ़ोन पर कभी सख्त कभी नरम स्वर में कहते, तू माँ से कह दे, तू मुझे अपना हिस्सा देगी। मुझे पता है तू मेरा साथ देगी। वह दिन रात में घर के काम छेड़ छाड़ कर इन बातों को सुनने में अपनी सारी ऊर्जा और समय नष्ट कर रही थी। मैं कभी कहीं बाहर होती, मार्केट में, किसी के घर, या घर पर ही कोई ज़रूरी काम कर रही होती, तो मेरे फ़ोन पर इन तीनों के फ़ोन आते। उठाना भी पड़ता। मोबाइल कब तक नहीं उठाती। तीनों जब चौथे हिस्से की बात कर रहे होते तो मुझे कभी आंगन में लगा अमरूद का पेड़ याद आ रहा होता, जिसके नीचे पता नहीं कितनी बार सहेलियों के साथ घर घर खेली थी। कभी छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ याद आती, जिन पर बैठकर मैंने गर्मियों की दोपहरी में पढ़ाई की थी। कभी बरामदे का वह कोना याद आता जहाँ लूडो की महफिल जमती थी। कभी पापा के स्टडी रूम की वह चेयर याद आती जिस पर बैठकर उन्होंने मुझे पढ़ाया था। पता नहीं अपने मायके की, अपने अधूरे से बचपन की कितनी बातों को याद कर आंखें भीगती रहती। मेरे ऊपर रात दिन चौथे हिस्से को अपनी तरफ करने का दबाव डाला जा रहा था। कई दिनों से यही चल रहा था। मैं अपने इतने प्यारे रिश्तों की आपसी कलह से मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुकी थी। एक रात में करवटें ही बदलती रही। मैं बहुत बेचैन थी। अगले दिन संडे था। मैं थकी सी सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी। निखिल और बच्चे डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि माँ का फ़ोन आया गया। मैंने नोट किया, बच्चों का मुंह लटक गया। निखिल भी कुछ गंभीर से लगे। मेरे फ़ोन उठाते ही माँ शुरू हो गई। कल वकील से बात हुई मेरी। मेरा मन कसेला हुआ
ना कभी कोई मेरे हालचाल पूछता था। आजकल ना निखिल और बच्चों के बारे में। आजकल बातचीत की शुरुआत ही वकील, मकान और हिस्से से होने लगी है। आज कुछ बुरी तरह चुभा था मुझे। माँ कहती जा रही थी, पेपर पर साइन करने तुझे आना पड़ेगा। और मैं पहली बार कुछ सख्त स्वर में बोल ही पड़ी, नहीं माँ, मैं कोई साइन करने नहीं आऊँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का जो आप तीनों को करना है कर ले। कोई मुझे चौथे हिस्से के लिए फ़ोन ना करे। मेरे हिस्से का जो सुख मुझे यहाँ अपने घर परिवार में मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। मैं इन बातों से थक गई हूँ माँ, कहकर मैंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। मैंने निखिल और बच्चों पर नज़र डाली। मेरे साथ साथ तीनों ने जैसे चैन की सांस ली थी।